अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे चैलेंजिंग बिहेवियर्स और ये हमारा सिक्स्थ सेक्शन स्टार्ट होगा। हमारा फिफ्थ सेक्शन जो है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। चैलेंजिंग बिहेवियर्स में हम ये बात करेंगे कि उसका फंक्शन क्या होता है, जो बिहेवियर होता है उसका क्या फंक्शन होता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। वो बिहेवियर जो है वो आता क्यों है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा और उसका मैचिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए जो उसके साथ which which is going to help the child to come out of that temper tantrum or whatever the child is doing in the he's misbehaving or she's misbehaving. So that is what we're going to see. So there are four kinds of functional behavior. Number one is sensory. So sensory is जहाँ पर हम बेसिकली स्टिमुलेशन से रिलेटेड है, प्लेजर जोन से रिलेटेड है। जेहन में एक बात आ जाती है तो वो बच्चा वही करना स्टार्ट कर देता है। इसमें हम क्या करते हैं, वी प्रोवाइड एक्सेलरेशन टेक्निक्स एंड रीडायरेक्ट टू मोर अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स। उसके बाद एक स्केप बिहेवियर आता है जहाँ पर बच्चा जो है वो अनडिजायरेबल एक्टिविटी को या सिचुएशन को या लोगों को मिलना ही नहीं चाह रहा होता। अगर कोई मेहमान आ जाएंगे तो रूम में जाके छुप जाएगा। अगर टेस्ट होगा तो वो स्कूल में नहीं आएगा। सो वो इसलिए होगा क्योंकि जो टास्क होता है वो बहुत बोरिंग होता है, अनडिजायरेबल होता है। उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड देन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोवाइड करेंगे, चॉइसेस देंगे और उसकी लेंथ को ऑल्टर करेंगे ताकि वो स्लोली स्लोली उसके साथ मैच होना शुरू हो जाए। उसके बाद आती है जी अटेंशन। अटेंशन प्रोवाइड्स access or awareness to and from the people or events around it। अटेंशन का मतलब है कि अगर वो चाह रहा है कि उसने आइसक्रीम लेनी है, वो टेम्पर टेंट्रम थ्रो कर देगा, वो गलत हरकत करना शुरू कर देगा रादर देन स्ट्रेट फॉरवर्डली सेइंग कि मुझे आइसक्रीम दो। तो वो गलत हरकत करना शुरू कर देता है। तो उसमें हम बेसिकली पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट और अटेंशन बिफोर द बिहेवियर हम इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद आता है टेंजिबल, प्रोवाइड्स प्रिफर्ड आइटम्स एक्टिविटीज और आइटम। when a preferred activity or item is wanted or desired तो भी वो मतलब आपको बिहेवियर जो है वो चैलेंजिंग बिहेवियर जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। provide a transition activity object increase accessibility और provide ADR। so number one, जिस तरह मैंने आपको बता दिया, अब हम थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से हम उसकी कर लेते हैं। so what is escape? Escape and avoidance. Instead of engaging in a challenging behaviors to escape and avoid certain situations or demands, individuals can be taught alternate coping mechanisms such as self-advocating, appropriate protesting, utilizing visual schedules, and or asking for breaks। तो alternatives उसको देने हैं कि रादर के आप गलत तरीके से आप हमसे पूछना शुरू कर दो या बात करना शुरू कर दो, इट इज बेटर कि आप सही तरीके से करो। जिस तरह हम कहते हैं कि चोरी नहीं करनी, आप डायरेक्टली मांग लो आपको क्या चाहिए। सो दैट वर्क्स। देन देयर इज अटेंशन सीकिंग behavior. Attention seeking behavior is when the individual can be provided with opportunities for positive attention and reinforcement when engaging in appropriate behavior to redirect attention seeking behavior। rather कि वो जो बच्चा है वो attention seeking के लिए गलत हरकतें करे, हम उसको अप्रोप्रिएट बिहेवियर बताते हैं कि ये सही तरीका है चीज मांगने का या कोई चीज लेने का। रादर कि आप शोर शराबा शुरू कर दो या कोई और हरकत शुरू कर दो जो सोशली इनअप्रोप्रिएट है, वो मुनासिब नहीं है। तरीके उनको हम सिखाएंगे कि अगर उसने अटेंशन लेना है तो क्या तरीका है, और अगर उसने कोई चीज को अवॉइड करना है तो उसने उसके ऑल्टरनेटिव कोपिंग मैकेनिज्म्स प्रॉपरली किस तरीके से लेने हैं। उसके बाद है टेंजिबल रिइंफोर्समेंट्स। rather than restoring to demanding or protesting,
behavior to obtain tangible items. Individuals can use communication skills to request those items और एक्टिविटीज। तो इधर उधर गलत तरीके से प्रोटेस्टिंग का जो एलिमेंट है वो करने से बेहतर है कि बच्चे को हम ये सिखाएं कि ये दिस इज एन अप्रोप्रिएट वे टू से कि आई वांट दिस और आई वांट टू गो हियर, सो दैट विल बी मच मोर अप्रोप्रिएट। एंड देन देयर इज सेंसरी स्टिमुलेशन। So sensory stimulation is for those sensory input implementation, a predictable sensory routine compromising of specific activities or objects can help appropriately meet the sensory needs. अब हम इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों को देख रहे हैं या हम ऑटिज्म के बच्चों को देख रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स को आपको चेक करना है कि जब बच्चा कोई बिहेवियर थ्रो कर रहा है या कोई बिहेवियर हमें दिखा रहा है तो उसकी रीजन क्या है। हो सकता है सेंसरी स्टिमुलेशन हो, कहीं पेन हो रही हो, कहीं उसको अर्ज हो रही हो, फिजिकली अर्ज हो रही हो, तो वो उसको कंप्लीट करने के लिए कर रहा है। सो कोलैबोरेशन इज a key in understanding addressing behavior functions. By working together with the parents and the practitioners can share the insight and strategies in a holistic manner। तो हमने इकट्ठे मिल के काम करना होता है, वन बाय वन हम बिल्कुल नहीं कर सकते। The intentional use of matching law allows you to manipulate concurrent schedules to influence behavior। तो हमने जो प्रॉपर शेड्यूलिंग जो है वो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो हमने मैच करना है उसके साथ है। टेक्निक इज स्पेशली यूजफुल व्हेन वन schedule of reinforcement is outside of your control and when you want to avoid the negative effects of extinction. By increasing the magnitude of the reinforcement for the desired behavior, you increase the likelihood that behavior occurring over other behaviors। लिहाजा हमने ये देखना है कि हमने किस बिहेवियर का मैग्नीट्यूड किस लेवल का है, उसको हम किस तरीके से मैन्यूवर करेंगे, उसको हम जो रेनफोर्समेंट शेड्यूल है वो हम किस तरीके से देंगे। अगर हम एक्सटिंक्शन पे काम कर रहे हैं तो वो हम किस तरीके से करेंगे। So, to utilize the matching law effectively, you must first understand the concurrent schedules of the reinforcement. So, this is so very important. We're going to highlight it. So, first, we're going to work with the concurrent schedules. So, concurrent schedule occurs when multiple simple schedules of reinforcement are available at the same time for one or more behaviors. These schedules work independently for one another. The individual can receive reinforcement for both behaviors, but reinforcement is different along some elements such as magnitude and quality। So I'm going to highlight it. It is a very important component. आप याद रखेंगे. It is the magnitude and quality that you have to see. So learn more about इसको हम अभी रहने देते हैं, हम इसको बाद में हम कर लेंगे। सो द बेसिक थिंग इज द चॉइस। सो कंकरेंट शेड्यूल्स में हम ये देखेंगे कि हमने जो रीइंफोर्समेंट है वो किस वक्त देनी है और किस तरीके से देनी है और उसकी जो बिहेवियर हमें प्रोजेक्ट हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड और उसकी क्वालिटी क्या है। एन एप्पल and a cookie sitting next to each other on the counter represent a concurrent schedule of reinforcement। Selecting the apple results in reinforcement depending on your preference। उसकी preference के ऊपर होगा कि बच्चे को क्या पसंद है, उसके ऊपर होगा। Maybe you feel the satisfaction of knowing that you ate something healthy that also tastes good। Selecting a cookie is also a reinforcement। Maybe you remember eating the cookie with your made grandmother made when you were young and you were likely uh, you were like the cookie। So uh, आपके पास जो दोनों शेड्यूल्स आपके पास आए हुए हैं रीइंफोर्समेंट के, वो दोनों की जो वर्थ है वो सेम है, उसकी वर्थ सेम है, तो लिहाजा वो आपको एक ही तरीके से आपको मोटिवेशन दे रहे हैं। सो अब ये आप पे डिपेंड कर, तो ये कंकरेंट है, दोनों साथ साथ पैरेलल चल रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये पैरेलल चल रहे हैं।
जी उसकी पैरेलल वर्किंग स्टार्ट होना शुरू हो गई है। सो ये एक छोटा सा चार्ट है, हम इसको आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि मोर ऑफ द डिजायरेबल डिजायर्ड आइटम और मोर फ्रीक्वेंट रीइंफोर्समेंट। जितनी डिजायर जो प्रेफरेंस असेसमेंट जब हम कर रहे हैं तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि बच्चे को कौन सी चीज़ें पसंद होती हैं। तो वो जितनी डिजायरेबल आइटम्स वहाँ पर होंगी उतना ही उसका जो फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन है वो उतना ही बेहतर होगा और वो ज्यादा देर तक मेंटेन्ड रहेगा। सो मोर द डिजायर्ड आइटम और मोर फ्रीक्वेंट reinforcement, जितना बच्चे को कोई चीज उसकी पसंदीदा है वो दी जाए और जितनी फ्रीक्वेंटली उसको दी जाए उतनी ही जल्दी वो अपनी फंक्शनल कम्युनिकेशन को बेहतर करेगा। मुझे सेब दो, मुझे चिप्स दो, चिप्स दो, चिप्स दो। और जब जब वो चिप का वर्ड या च का वर्ड या चिप्स दो का वर्ड बोलेगा तब हम उसको चिप्स देंगे। तो वो जितनी देर तक बोलता रहेगा उतनी देर हम उसको फ्रिक्वेंटली देते रहेंगे तो उसका जो प्रैक्टिसिंग और उसका जो लर्निंग रिस्पॉन्स है वो उसके लिए बेहतर हो जाएगा, रादर कि वो रोना शुरू कर दे, मुझे चिप्स चाहिए, मुझे चिप्स चाहिए, रोना शुरू कर दे। वो मदर गेस करे अच्छा शायद उसको चिप्स चाहिए, आपने उसको प्रॉपरली बताना है, यू हैव टू स्पीक चिप्स तो आप चिप्स दे दें। लेस desired item and less frequently the reinforcement, shorter the time at the desired item। तो अगर आप जब हम टेम्पर टेंट्रम दे रहे हैं तो उसके अंदर जो डिजायरेबल आइटम है लेस, वो हम उसे रिमूव कर देंगे और उसको फ्रीक्वेंटली जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रीइंफोर्समेंट है वो भी हम उसको रिड्यूस कर देंगे। उससे ये होगा कि टेम्पर टेंट्रम्स जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे और शॉर्टर टाइम विद डिजायर्ड आइटम। और अगर वो कोई चीज़ के साथ खेल रहा है या उसको कोई चीज़ पसंद है वो हम चीज़ उससे उसको थोड़ी देर के लिए देंगे खेलने के लिए, क्योंकि उसने एक चैलेंजिंग बिहेवियर जो है ना वो थ्रो कर दिया है। और हम उसको वो चीज़ देंगे जो उसको पसंद नहीं है या जो उसको लेस पसंद है। और इन्फोर्समेंट भी हम उसको कम देंगे, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं देंगे। The concurrent schedules influence the behavior of the individual depending on the individual's preference of reinforcement. Reinforcer, as you can see, both intrinsic and extrinsic motivation play the role in the preference towards the particular reinforcer। तो this is very important component कि आपको उसकी motivation check करनी है कि उसकी motivation क्या थी। Sometimes the use of concurrent schedules is intentional, while the other times it is not. In highly controlled settings, it is possible to minimize unintentional reinforcement, but as environment becomes more natural, less convicted opportunities in this creation of the concurrent schedules of reinforcement impact the rate at which the behavior occurs। So जब हम कंट्रोल इन्वायरमेंट में काम करें हमें पता है हमने क्या चीज़ लेनी है क्या चीज़ देनी है। जैसे अगर गेस्ट आ जाते हैं तो बच्चे जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं, मैनरिज्म भूल जाती है, जब गेस्ट चले जाते हैं तो मैनरिज्म सही हो जाती है। तो द कंट्रोल्ड सेटिंग का जो इफेक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट रखता है कि हम उसको भी उसके बिहेवियर को प्रॉपर तरीके से मैनेज करें। So here is a chart for the behavior change. Okay, now it's visible. Now we're going to go through it. So if you want to increase the behavior, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो भी ज़्यादा होगा और लंबा होगा और वो काफ़ी अरसे तक उसका असर रहेगा। और अगर आपने बिहेवियर कम करना है उसका तो उसका मैग्नीट्यूड भी कम होगा और वो ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए नहीं रहेगा और वो छोटे छोटे अकरेंसेस उसके आना शुरू हो जाएंगे जब बिहेवियर चेंज आ रहा होता है तो। The reality of natural environments and human behavior demonstrates repeatedly that concurrent schedules occur often without intent। नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर, मैं इस चीज को आपने गौर से सुन लेना है कि नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर the human behavior demonstrates repeatedly that concurrent schedules occur often without intent। हमें पता नहीं चलता और एक बिहेवियर जो है वो स्टेबल होना शुरू हो जाता है।
As an example, a parent trying to implement DRA at home to reduce assess maintained tantrums may require to use PECs or functional communication under most circumstances, but when visitors come to the house, she may give assess during the challenging behavior to reduce the burden of the guests or to avoid feeling embarrassed. These concurrent schedules compete against each other, both applying some effect on behavior. तो वही बात जो भी मैं आपसे पहले कह रही थी कि एक सिचुएशन जब नेचुरल एनवायरनमेंट सिचुएशन में आती है उस वक्त हम अक्सर फंस जाते हैं और बच्चों को भी पता होता है कि उन्होंने कौन सी चीज़ किस वक्त मांगनी है और मदद नहीं करेंगे. Reinforcer magnitude refers to the size or amount of the reinforcer available each time reinforcement is provided. You increase or decrease the magnitude. So you will increase or decrease the amount of the reinforcer. You will increase or decrease the amount of the reinforcer. इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि वो उस बच्चा जो है वो उसके साथ कम टाइम के लिए खेलेगा और उसको खाली वो एक ही पर्टिकुलर टेंजिबल चीज जो है सिर्फ वही मिलेगी जिसको वो प्रेफर करता है. अगर आप चाह रहे हैं तो आप उसकी यू कैन ऑल्टर द क्वालिटी. जिस तरह हम शुगर की जगह शक्कर डाल देते हैं, ठीक है, वो वाला कंपोनेंट के हम उसकी क्वालिटी चेंज कर सकते हैं ताकि वो उसके मैग्नीट्यूड उसका जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाए. Remember the situation and deprivation also impact on the particular change on the particular reinforcer at the time or as time or quantity increases situation may become to impact the motivation of the for the reinforcer magnitude impacting situation and deprivation. सिचुएशन और डेप्रिवेशन क्या होती है? अगर मैं आपको पानी के 2 गिलास दे दूं या कोक के आपको मैं 2 गिलास दे दूं तो आप सेटिएट हो जाएंगे. अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे होमवर्क करके दें तो मैं आपको कोक दूंगी तो कोक ने अपना असर खो दिया. अगर आपको मैं डेप्रिवेशन भी आ सकती है अगर मैं आपको बिल्कुल जो कोक है वो मैं आपको बिल्कुल कम देना शुरू करूँ. उसमें दो इफेक्ट आएंगे, या तो वो रिनफोर्सर अपनी कदर खो देगा तो फिर या ये होगा कि जब मैं आपको डिप्राइव करूंगी तो वो जो रीइंफोर्सर है जो कोक है वो अपनी कदर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा. मोस्ट प्रोबेबली वो अपनी कदर बढ़ा देगा क्योंकि आपको अगर मैंने 5 टास्क दिए और 5 टास्क में आपने 5 टास्क के बाद मैं आपको कहती हूँ कि आपको मैं कोक दूंगी तो मैंने आपका फर्स्ट रिइंफोर्सर पे आपको डिप्राइव किया, सेकंड पे डिप्राइव किया, थर्ड पे डिप्राइव किया, फोर्थ पे डिप्राइव किया, फिफ्थ पे डिप्राइव किया, तो फिफ्थ पे आप बहुत अच्छा काम करना शुरू कर ही देंगे ताकि मैं आपको डेफिनेटली कोक दे ही दूँ. तो उससे पहले मैंने आपको डिप्राइव रखा हुआ था उस कोक की वजह से जिसकी वजह से अब आप उस कोक को लेने के लिए आप कुछ भी करने के लिए थे. तो लिहाजा मैंने उस बिहेवियर की कदर बढ़ाने के लिए उस रीइंफोर्सर को या तो बहुत ज्यादा दे दिया तो या उस रीइंफोर्सर को मैंने बहुत कम कर दिया, इतना कम कर दिया कि उसकी उसकी कदर बढ़ गई. तो आप ये देखें बिहेवियर को मैनेज करने के लिए जो रीइंफोर्सर है उसके मैग्नीट्यूड में हमने चेंजेस लेके आ गए. उसकी वर्थलेस और वर्थफुल वर्थ कितनी है और वर्थलेसनेस कितनी है ये डिपेंड करे कि हम उस बिहेवियर के ऊपर चलेंगे. हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये मजीद क्लियर होना शुरू हो जाएगा आपको. अच्छा जी, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी इट्स अ पुअर, आपको अगर सेटिंग इन्वायरमेंट है पुअर स्लीप और इंसिडेंट है रिस्ट्रिक्टेड अटेंशन और उसमें हम फंक्शन आएगा विद द प्ले
ये क्लियर नहीं है, हम इसको निकाल देते हैं, हम इसको आगे चलेंगे, आपको कोई चीज़ सी मिल जाएगी तो मैं आपको वहां पे करवाती हूँ। अभी हम इसको ऐसे ही लेके चलते हैं। वी गोइंग टू डिस्कस द मैचिंग लॉ। Okay. When behaviors receive concurrent schedules of reinforcing, the matching law states that the behavior occurs in proportion to the environment variable. The individuals tend to choose the behavior receiving the highest magnitude of the reinforcement. Visually, the matching law looks like up the highest magnitude behavior. अगर आपको मैं कहूँ कि आप मुझे मैं ऐसा काम करके पहले दो तीन आपको कोक दे दूंगी तो आप वो जल्दी से काम करके दे देंगे मुझे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे ये वाला काम करके दे दोगे, लेकिन मुझे जो अगर आपको मैं आइसक्रीम दे रही हूँ या मैं आपको बिरयानी दे रही हूँ तो उसके इवज में मैं आपसे कोई काम मांग रही हूँ, तो अगर जो मैग्नीट्यूड है, जो मैं आपको रिइंफोर्समेंट दे रही हूँ उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत हाई है, ठीक है, कि आपको डेस्परेटली चाहिए तो वो आप मुझे काम करके जल्दी से दे देंगे। Visually, the matching law looks like matching law and the impact of the reinforcer magnitude on the behavior change. Mathematically, all things being equal, the matching law can be calculated using the following equation. Mathematical calculation की equation, it is something that आप एक reinforcer जो है वो विड्रॉ करें, जो उसको बहुत पसंद आता है उसी जगह कहेंगे ये काम करो, तो फिर मैं आपको वो reinforcer दूंगा, तो वो reinforcer देना शुरू कर देता है। ठीक है, आप उसको विड्रॉ कर लेते हैं। In reality, humans are complex and their decisions are very quite so clearly understood, as in the example of comparing the concurrent schedules of Apple and a cookie. There are additional variables that an observer may or may not be aware of that impacts individual choices. The desire to eat healthy and the memory of the grandmother. Another way to look at it, individual receive twice as much enforcement for the behavior as it does for the behavior too. That individuals like to engage in the behavior. One twice as much and as number two is the behavior. तो आप ये देखें कि जो बच्चा है वो अ, अ, वो उस बिहेवियर में ज्यादा इंगेज होना शुरू कर देगा, इसलिए क्योंकि उसको वो रिइंफोर्समेंट चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत ज्यादा था, बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी, जैसे कि डायमंड का सेट हो तो वो लेने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, नहीं वो वाला कंपोनेंट है। You value money. Last month you started a business moving lawns for people living in your neighborhood. You received 25 for mowing the law for your neighbor in the on the left and 50 for mowing the law on your neighbor to the right. अब आप ये देखें कि 25 मिले जब हम लेफ्ट साइड के नेबर्स के लॉन को देख रहे थे और 50 तब हमें मिले तो जब हम राइट साइड के लॉन को देखेंगे। तो अब आप खुद ही चेक करके बता दें, अगर आपके लिए जो पैसे इकट्ठे करना अगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप किस साइड पे जाएंगे, ऑब्वियसली ऑन द राइट साइड। तो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट कि आपका रिइंफोर्सर जो है उसकी मैग्नीट्यूड जितनी अच्छी होगी, जितना मर्जी मुश्किल काम हो आप वो करेंगे क्योंकि आपको वो चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे जी कोलैटरल इंटरवेंशन। Many situations exist in the natural environment. The collateral effects of the intervention make those intervention either inappropriate, unethical, and impractical for implementation. अब कोई ऐसी चीजें आ गई हैं जहां पर इंटरवेंशन नहीं हो सकती है। Mercer and Hale discussed the use of matching law when extinction or punishment were not advisable. Intentionally creating concurrent schedules but the maladaptive behavior receives a low magnitude for the enforcement, then the adaptive replacement behavior allows the interventionist to shape the behavior without the potentially risking risk of the tension। तो आपने कोशिश ये करना है कि जो अ, बच्चे को जो चीज पसंद है उसके उसके मुताबिक चले, रादर कि आप एक्सटिंक्शन और पनिशमेंट के लिए जाएं। अगर आप पॉजिटिवली चलेंगे तो आपको बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाएगा, राधा है कि आप एक्सटिंक्शन और पनिशमेंट के पीछे चले जाएंगे। पनिशमेंट जो है वो एक दफा दोबारा आ जाती है, एक्सटिंक्शन में एक्सटिंक्शन बर्स्ट आता है।
लेकिन जब हम प्रॉपर अडेप्टिवली रिप्लेस करेंगे बिहेवियर को, तो वो बहुत स्मूथली उसका जो कर्व है वो ऊपर की तरफ चलता जाता है। उसमें ये होता है कि हमें फंक्शनली इक्विवेलेंट रिप्लेसमेंट ऑफ द बिहेवियर मिल जाती है। एक चीज को जो आप रिप्लेस करें, बच्चा उसको फौरन एक्सेप्ट कर लेता है, और सारी वेरिएबल्स जो हैं बिहेवियर के वो मेंटेन होना शुरू हो जाते हैं। When the behavior is maintained by multiple variables, you must account for these variables. Bruno noted that the importance of identifying all the potential resources for the reinforcement, attempting to predict, responding to use the matching. For example, if challenging behavior is maintained both by the assess or tangible attention, you must consider both of these factors in selecting the enforcement for alternative behavior and alternating the magnitude of the current enforcement received for the target behavior. In this is going to leads towards challenging behavior. Then we have matching the alternate to extinction. Much of the early research demonstrates that differential reinforcement procedures generally one of the most effective means of changing behavior. These procedure typically involve reinforcing one behavior or response class while withholding the reinforcement of the other class. तो extinction में हम क्या करेंगे? हम एक behavior को hold करेंगे, विद होल्ड कर लेंगे, और दूसरे बिहेवियर को हम इन्हांस करना शुरू कर देंगे। एक्सटेंशन इज पोटेंशियली डेंजरस साइड इफेक्ट्स इंक्लूडिंग एक्सटेंशन बर्स्ट एंड एग्रेशन। जो मैंने आपको पहले बताया कि हमें एक्सटेंशन बर्स्ट को फेस करना पड़ जाता है, इसलिए हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम एक्सटेंशन और पनिशमेंट की तरफ ना ही आए। The matching law can become an alternate to extinction by adjusting the reinforcer by followed by the used following each behavior. Apply a higher magnitude of reinforcement to adaptive alternate behavior and lower magnitude of reinforcement for the behavior targeted for reduction. आप वो वाला कंपोनेंट जो हमने ऊपर वाला लॉ पढ़ा था कि जिस बिहेवियर को आपने इन्हांस करना है, जो आप चाह रहे हैं कि आपका बच्चा वो बिहेवियर सीख ले, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दें, और जो आप चाह रहे हैं कि ये बच्चा जो है वो वाला ये वाली हरकत वो छोड़ दे, तो उसका जो रीइंफोर्सिंग में जो टारगेट बिहेव जो रीइंफोर्सर हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड लो करना शुरू कर दे। लेकिन जब हम कंटिन्यूसली ये करते रहेंगे तो हम हमारा जो है ना गोल अचीव होना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा दोबारा से बता दूं इसमें क्या बात कर रहे हैं वो। इसमें वो ये कह रहे हैं कि आपका रीइंफोर्सर जो है वो हायर मैग्नीट्यूड पे जाएगा उस बिहेवियर के लिए जो आपने बच्चे को सिखाना है। बच्चे को आपने सिखाना है कि से चिप्स दो, वो जैसे चिप्स देगा आप साथ ही उसको चिप्स देंगे, साथ ही रिइंफोर्समेंट देंगे। मगर अगर वो चीखा चलाना शुरू कर देता है तो उधर वहां पर जो रिइंफोर्समेंट उसको मिल रही थी, यानी कि अगर देख रहे हैं या चुप कर जाओ या ये है वो है, वो चीजें आपने आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करना शुरू कर देनी है। तो वहां पे रिइंफोर्समेंट का मैग्नीट्यूड लोअर होगा, और जो चीज आप उसको सिखा रहे हैं उसकी रिइंफोर्समेंट का मैग्नीट्यूड हाई होगा। सो हायर the more important the reinforcer is, the more quickly the child is going to learn it. And the less uh, reinforcer की जितनी उसकी reinforcement की जितनी कदर कम होगी, वो उतनी ही जल्दी वो उसको छोड़ देगा। अच्छा जी, ये हम आपको एग्जांपल मैंने बता दी। चलिए, schedule 1 occurs when Mackie engages in aggression. When he hits or kicks his sibling, Samuel will Sammy will tell him in a neutral word that hurts, don't hit or kick. They will then leave the room. अब देखे ना, उसने उसको मारा तो वो उस रूम से बाहर निकल गए। Schedule 2 occurs when Mac uses words to ask for attention. अब वो बोल रहा है कि मुझे भी बॉल दो। उसने बोल दिया है मुझे बॉल दो, तो इसका मतलब ये है कि उसने उसने अटेंशन ग्रास्प करना शुरू कर दिया है। When he appropriates them to interact with the siblings, they would lavish the attention. वो उसको 3 4 नहीं, 5 6 7 8 9 10 उसको चीजें देना शुरू कर देंगे। इतनी ज्यादा देना शुरू कर देंगे कि वो जो है वो ऑटोमेटिकली
खुशी के मारे वो बार बार कहेगा कि मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो. This will maintain his attention for at least 2 minutes, even if it is disruptive to their activity. Providing Sammy and Max siblings with a specific way to respond to Max's aggression overcomes new hurdles. Parents and siblings react to challenging behavior without thinking. You mitigate the concerns about the potential extension burst, and Sammy and siblings are empowered with a clear direction, no matter what the behavior. उसके बाद application for the matching law क्या होगी? Definition of matching law should describe as it has a tendency for the individuals to choose behavior that receive the higher magnitude. ये अभी हम बात पहले कर चुके हुए हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर ये टेंडेंसी है कि जो चीज़ उनको अच्छी लगती है वो उस तरफ ज़्यादा राग़िब हो जाते हैं. It is impossible to fully understand the preference for someone else, and different factors that will alter those preferences. When applying the matching law in practice, use data to determine if the learner is actually choosing the behavior to expect. जब वो आपकी पसंद की अ, अपने पसंद की reinforcement आएगी तो ग्राफ जो है ऑटोमेटिकली उसका बढ़ना शुरू हो जाएगा. अब हमने ये कर लिया बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ मैचिंग. इसके कुछ प्रिंसिपल्स है. नंबर वन, proportion allocation. The matching law suggests that individuals allocate their behavior in proportion to the reinforcement available from different options. For example, if two behaviors offer different rates of reinforcement, the individual is likely to engage in the behavior with a high rate of reinforcement more frequently. अगर आप कहीं पे जॉब ढूंढ रहे हैं, दोनों जगहों पे एक ही टाइम की जॉब है और दोनों की एक ही आपकी ही पसंद की जॉब है, लेकिन एक में पे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आप वहाँ पर जल्दी चले जाएंगे. concurrent schedules. Matching law primarily applies to situations where individuals have access to multiple concurrent schedules of enforcement. These schedules can involve different activities, tasks and options. अब यहाँ पर यह है कि आपको मल्टीपल चीज़ें दे दी गई हैं. अगर नौकरी के साथ आपको बोनस भी मिल रहा है उस कंपनी में तो आप डेफिनेटली उस कंपनी के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि हो सकता है वो आपको उसमें ज़्यादा बेनिफिट भी दे रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दी पे. उसके बाद है मैचिंग कोएफिशिएंट. Is the quantitative measure that reflects the extent to which an individual's behavior matches the reinforcement available. A matching coefficient 1/0 indicates perfect matching, where the behavior is allocated in exact proportion to the uh, reinforcement. तो आप जो चाह रहे थे आपको एग्जैक्टली वही चीज़ें मिलना शुरू हो गई है. अब ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आ जाता है जी आगे हमारा reinforcement schedules and descriptions. Continuous reinforcement क्या होती है और intermittent reinforcement क्या होती है. Continuous enforcement is delivered after every instance. After every instance आपने याद रखना है. Continuous is after every instance. जैसे जैसे behavior आएगा तब तब आप उसको जो है उसको reinforcer आप तब देंगे तो कंटिन्यूसली वो चलता रहेगा. और यहाँ पर आफ्टर स्पेसिफिक टाइम आपने टाइम जो है आपने डिसाइड कर लिया कि सिर्फ इतने इतने दफ़ा अगर वो बोनस मिलेगा. अगर आप 3 दफ़ा अच्छा काम करेंगे तो आपको बोनस मिलेगा. और कंटिन्यूस है कि आप जब जब अच्छा काम करेंगे तब तब आपके लिए बोनस आएगा. व्हाट आर द इन्वेंशंस फॉर टेंजिबल फंक्शंस. competing behavior pathway. The intervention focused on providing access to tangibles can involve the use of token economies, reinforcement schedules, functional communication training, delayed tolerance training. These strategies help to learn assess tangibles in an appropriate manner without engaging in the in problematic behavior. तो हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं इसको. इन चीज़ों के अंदर हम इस्तेमाल कर लेंगे. What do you do when the child escapes a behavior? Again, a very important component. कि बच्चा आपके हाथ में आ ही नहीं रहा और वो भाग गया. The teacher asks for the break. एक appropriate break चाहिए. अच्छा आप ये थोड़ा सा काम कर लें, मैथ्स का थोड़ा सा काम कर लें, उसके बाद फिर हम खेलेंगे जाके.
और फिर उसका शेड्यूल जो है ना उसको प्रिवेंट करना है। आपने उसको स्केप करने नहीं देना, क्योंकि जैसे जो स्केप करेगा, वो पंजाबी में कहते हैं ना, जो शय मिल जाएगी, तो आपने शय नहीं लेने देनी उसको। फिर वो जब वो बिहेवियर अवॉइड इसके बिहेवियर्स विद मोर रीइंफोर्समेंट, उसकी रीइंफोर्समेंट जो है वो उसको ब्लॉक कर दे। सोशल स्टोरीज उसको देंगे कि जहाँ पर उसको वो देखे कि अगर वो ये काम करेगा तो बहुत अच्छी बात है। उसको सपोर्ट दे दे, क्योंकि हो सकता है वो इसलिए ना कर रहा हो क्योंकि उसको प्रॉब्लम आ रही है उसके अंदर। और उसके टास्क को ना रिड्यूस कर दे। हो सकता है वो जो है ना टास्क उसका बहुत मुश्किल हो रहा हो, इसलिए वो नहीं कर रहा। अब आगे हम to address this KPV, AP therapists may implement strategies such as breaking down into smaller tasks, manageable, providing visual supports, and may increase the predictability to reduce anxiety. So this is more important कि हमने देखना है कि बच्चा जो है वो क्यों अवॉइड कर रहा है टास्क को। हम उन चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे तो वो चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अभी हम यहाँ तक करेंगे जी। अभी आप इसको मज़ीद पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने जो फंक्शंस हैं उनको ज़बानी याद करना है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को। और तो फिर हम नेक्स्ट टाइम हम यहीं से आगे से स्टार्ट करेंगे। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ से ही स्टार्ट करवाऊंगी फिर। ओके देन जी, अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।